Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 7th, chapter 3rd, the Delhi Sultan, part 2nd. Today we will discuss about the topic of the masjid. A mosque is called a masjid in Arabic. It is the place where Muslims gathered together and they pray in reverence of Allah, and their leader, Muslim leaders, calls Imam. He delivers a sermon or khutbah, and Muslim stands facing Makkah, and in India we can say in the west, and Muslim lawns and in reverence of Allah it is called Qibla. तो यह जो मस्जिद है, most of the king of Delhi Sultanate built in reverence of Allah. वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और अल्लाह को याद किया जाता है, और अल्लाह को जो प्रेयर करते हैं उसे नमाज कहा जाता है. And we will count some mosque which was built by Delhi Sultan, about in one Quwwat-ul-Islam. Quwwat-ul-Islam mosque is situated in old Delhi, is called Delhi ए कुहना. दिल्ली एक कुहना कहा जाता है, और इस कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसमें इल्तुतमिश ने भी वर्क किया था, और इस कुव्वत-उल-इस्लाम जो मॉस्क है उसे जब इनलार्ज करने की बात आई, चाहे उसमें और काम बढ़ाने की बात आई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना सहयोग दिया था. ओके, सेकंड मॉस्क, बेगमपुरी मॉस्क. बेगमपुरी मॉस्क is situated in Jahanpanah Nagar, and this mosque was built in the reign of Muhammad bin Tughlaq. And the other mosque, Mot ki Masjid was built in the reign of Sikandar Lodi, and one minister built this mosque. सिकंदर लोदी के एक मंत्री ने इस मॉस्क्यू को बनवाया था. Okay, next topic, a closer look, administration and consolidation under the Khilji and Tughlaq. The Delhi Sultanate needed a reliable governors and administrators rather than appointing aristocrat. चूँकि जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था वो बहुत ही बड़ा और विशाल था, और उसमें स्टेबिलिटी आए, शासन को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर या सरदार की नियुक्ति की बात आई. इसमें कुछ कर्मचारी रखे जाएं ताकि शासन सही रूप से और अस्थायित्व प्रदान कर सके. इल्तुतमिश हु वाज किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स कॉल्ड बंदेगान. चूँकि उस समय जो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेट लिव्स इन ए हाई सोसाइटी एंड दे आर वेरी नियर टू किंग. जो राजा के बिल्कुल करीब थे वो एरिस्टोक्रेट कहलाते थे, और उनमें से इन लोगों ने गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर न चुनकर एक स्लेव्स जो गुलाम थे और जो बिल्कुल आश्रित हुआ करते थे राजा पे, उन लोगों को, गुलामों को गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और सरदार बनाने की प्रथा इन लोगों ने शुरू की. तो इसमें इल्तुतमिश का नाम आता है, जिन्होंने इल्तुतमिश ने एक 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी संगठित किया, और उसे तुर्काने चिहलगानी भी कहा जाता है. तुर्काने चिहलगानी में 40 सरदारों का संगठन. उसी तरह से सरदारों जो गुलाम थे उसे बहुत हायर पोजीशन पे इन लोगों ने पहुंचा दिया,
और एरिस्टोक्रेट पे उनका भरोसा नहीं था, और एरिस्टोक्रेट की तुलना में गुलामों पे ज़्यादा इन लोगों ने विश्वास किया। एंड जो चूँकि इनकी स्थिति एक और होती थी कि जो राजा होता था फिर वही गुलाम उस राजा का जो हेयर होता था, उत्तराधिकारी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अपॉइंटेड द सेम गवर्नर। जरूरी नहीं होता था कि वही गुलाम और उस लड़के के समय भी सरदार या गवर्नर नियुक्त किए जाए, ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ जाती थी। तो सन जो होते थे उनके, राजा के सन जो किंग के रूप में नियुक्त होते थे या उत्तराधिकारी होते थे, तो वो अपने स्लेव्स करते थे, अपने स्लेव्स को गवर्नर बनाते थे, मतलब उनके कर्मचारी अलग हुआ करते थे। और जो ये स्लेव होते थे इनके ग्रुप को बंदेगान कहा जाता है। बंदेगान इज कॉल्ड इन पर्शियन लैंग्वेज। तो इस वर्ड को याद रखा जाए कि बंदेगान क्या है, तो बंदेगान इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्लेव्स। तो उस बंदेगान से गुलामों को निकाला जाता था या गुलाम को भी बंदेगान कहा जाता था। ओके, द खिलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदेगान। Territory of varying size are called इक्ता and their holder are called इक्तादार और मुक्ति। तो चूंकि इल्तुतमिश ने इस प्रथा को शुरू किया, इसके बाद खिलजी ने भी इसे कंटिन्यू रखा, फिर तुगलक डायनेस्टी ने भी कंटिन्यू रखा। अब चूंकि इन लोगों का जो साम्राज्य होता था, जैसे आजकल प्रांतों में बांटा जाता है, तो उस समय इक्ता में बांटा जाता था। इक्ता, तो इक्ता में बांटा जाता था। कोई छोटा टेरिटरी होता था, कोई बड़ा टेरिटरी होता था, तो उस पर एक गवर्नर की नियुक्ति होती थी जिसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। एंड इन लोगों का काम क्या था, तो बाय कलेक्टिंग रेवेन्यू द मुक्ति टुक देयर सैलरी एंड पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम द रेवेन्यू। इक्तादार also had a responsibility to maintain the law and order and to collect the revenue for their salary and for soldiers' salary about which were depend on इक्तादार। उन सिपाहियों की भी सैलरी उसी रेवेन्यू से देते थे और अपनी भी सैलरी रेवेन्यू से लेते थे, और रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार इन इक्तादारों को दिया गया। अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट एंड टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति। जो ऐसा नहीं था कि इन इक्तादारों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था। जो रेवेन्यू इक्तादारों के द्वारा कलेक्ट किया जाता था या कितने सी सोल्जर ये रखे हैं, ये सारी चीज़ को पता करने के लिए एक अकाउंटेंट्स की नियुक्ति उस दिल्ली सुल्तान के द्वारा की गई थी। और वह पता करते थे हमेशा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह ज़्यादा रेवेन्यू वसूल करके अपने पक्ष में रख रहा है या कम सोल्जरों को रख रहा है। तो इस तरह की जांच और पड़ताल इस दिल्ली सल्तनत के समय में हुआ करते थे। Okay, the Delhi Sultanates brought the hinterland of the cities under their control. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of the revenue under its control. There were 3 types of taxes on cultivation called khiraz, on cattle and on house. तो चूँकि I have told you about the hinterland in part 1. Part 1 में hinterland प्लेसेस के बारे में बता चुका हूँ। hinterland का मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य से सटे हुए प्लेस होते थे वह हिंटरलैंड कहलाते थे। तो उस पर पूरा कंट्रोल इन दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सुल्तानों का होता था। अलाउद्दीन खिलजी तो वहाँ पे सामानों के जो तोल और मोल भाव में अगर अंतर करते थे तो उसके लिए उनका बहुत ही कड़ा जुर्माना, कड़ी सज़ा व्यापारियों को दी जाती थी। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि
अगर वजन में भी कम होता था तो मांस के टुकड़े को तराजू पे रख के उतना उसे व्यापारी को देना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल था और व्यापारी भी इस तरह की बात नहीं करते थे कि जिससे कि आम जनता को परेशानियां हों। और खिलजी डायनेस्टी के समय 3 तरह के टैक्स किए गए। फर्स्ट वी कैन से अबाउट द कल्टीवेशन टैक्स, इट इज़ कॉल्ड खिराज एंड इट वाज टेकन 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोडक्शन। खिराज को हम भूमि कर भी कहते हैं, और जो अनाज उत्पादन करता था किसान, उसका 50% उसे टैक्स के रूप में दे देना पड़ता था। उसी तरह से नेक्स्ट कैटल यानी पशुओं पे भी टैक्स होता था, और उसी तरह से घर पे भी टैक्स लगता था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में जो फिरोज तुगलक थे, उन्होंने सिंचाई टैक्स भी लिया। इस तरह से टैक्स ये लोग बढ़ा के एक नहर से भी नहर चूँकि खुदवाए थे, तो नहर की खुदाई से पानी से खेतों की सिंचाई होती थी, तो सिंचाई टैक्स, तो इस तरह के टैक्स उस समय लगते थे ताकि राज्य के राजस्व की वृद्धि हो सके और राजा के जो खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा धन जा सके। ओके, इन इंडिया इवन द गंगेटिक प्लान अलाउड इन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन देयर एरिया फॉर शॉर्ट पीरियड। चूँकि जो दूर स्थान थे जैसे बंगाल या गंगा जमुना का दोआब या जो ट्रॉन्क्सियाना क्षेत्र था, जो और एक और क्षेत्र है इसमें, जैसे कि आपका जितने भी ईरान के करीब करीब और दिल्ली सल्तनत से जो दूर क्षेत्र थे, उन पे भी सदर्न इंडिया था, वहाँ भी इन लोगों ने प्रयास किया कि उन क्षेत्रों से भी राजाओं से टैक्स लें, राजाओं को अपने अधीन करना, और फिर इन राजाओं को अधीन करने के बाद ये राजा उन लोग जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, तो छोटे छोटे राजाओं से दिल्ली सल्तनत के राजा टैक्स लिया करते थे। सिचुएशन वहाँ ख़राब हुआ जब मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू किया। वी कैन से वन मंगोल अटैकर जंगीज खां इन्वेड्स द ट्रॉन्क्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। 1219 में जंगीज खान ने आक्रमण किया, और धीरे धीरे ये दिल्ली सल्तनत के पास भी इनका आक्रमण उन राजाओं को भी फेस करना पड़ा। तो इस तरह की बातें जब आक्रमण यहाँ तक आया, तो निश्चित है कि दिल्ली सल्तनत के राजा भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था, वहाँ की जो सेना की व्यवस्था, वहाँ की जो कल्चरल व्यवस्था या मंगोलों के आक्रमण, इन सारे चीज़ों की जानकारी उस समय की इतिहासकारों से भी हमें मिलती है। उस समय के जो फेमस इतिहासकार रहे हैं जियाउद्दीन बर्नी, और जियाउद्दीन बर्नी तो बताते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल जजमेंट या इनकैपेसिटी टू रूल राजाओं में बाद में धीरे धीरे इनमें अक्षमता आ गई शासन करने की, और यह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इस तरह की चर्चा जियाउद्दीन बर्नी करते हैं। एंड इब्न बतूता वाज ए अथर एंड ही वाज ए फॉरेनर, केम फ्रॉम द मोरक्को से आए थे, और उन्होंने लिखा था सरदारों को किस तरह से डिफेंस की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, आर्मी की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के राजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें विदेशियों से भी पता चलता है। एंड सबसे ज़्यादा नुकसान मंगोलों ने किया दिल्ली सल्तनत पे। एंड आई विल डिस्कस अबाउट द मंगोल invader in next video, in part 3rd video. And now I am going to complete this video, and if you have any doubt, give comment in my comment box. Thank you.